बाजार में चारों तरफ लाल निशान। सेंसेक्स 900 पॉइंट नीचे, निफ्टी 24,000 के इतने जरूरी लेवल के नीचे फिसल गया। हर तरफ बस यही खबरें हैं और माहौल में एक अजीब सी बेचैनी है। तो सवाल ये है कि क्या ये बस एक छोटा मोटा झटका है या फिर कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन देखिए, असली सवाल ये नहीं है कि बाजार क्यों गिर रहा है। असली सवाल तो ये है कि क्या ये गिरावट बस कुछ दिनों की है या फिर हम एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत देख रहे हैं। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि आजकल की दुनिया में कोई भी अर्थव्यवस्था अकेले काम नहीं करती। जो लहरें दुनिया में उठती हैं वो हमारे किनारों तक पहुंच ही जाती हैं। देखिए, ग्लोबल टेंशन का सीधा असर हमारी जेब पर पड़ता है। जैसे अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है, इससे दुनिया का सबसे जरूरी तेल का रास्ता यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज उस पर खतरा मंडरा रहा है। और इसी वजह से तेल की कीमतें लगभग $100 प्रति बैरल के पास पहुंच रही हैं। अब इसका जो चेन रिएक्शन होता है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। जब तेल महंगा होता है तो हर चीज महंगी हो जाती है, मतलब महंगाई बढ़ जाती है। अब इस महंगाई को काबू में करने के लिए जो सेंट्रल बैंक होते हैं वो ब्याज दरें ऊंची रखते हैं, और जब ब्याज दरें ऊंची होती हैं तो इकोनॉमी की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। ये एक सीधी सी चेन है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसका असर हम देख भी चुके हैं। इन्हीं ग्लोबल प्रेशर की वजह से सेंसेक्स में लगभग 1,000 पॉइंट्स की बड़ी गिरावट आई। ये साफ दिखाता है कि दुनिया में हो रही हलचल का हमारे बाजार पर कितना सीधा असर पड़ता है। अच्छा, अब ग्लोबल फैक्टर्स से हटकर अपने घर यानी इंडियन मार्केट के अंदर की बात करते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी खींचतान चल रही है, एक टग ऑफ वॉर, जहाँ विदेशी और घरेलू इन्वेस्टर्स बिल्कुल आमने सामने हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि एक तरफ हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs जो दबा के बिकवाली कर रहे हैं। सोचे, एक ही दिन में लगभग 8,828 करोड़ रुपए की बिकवाली। और दूसरी तरफ हैं हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी DIIs जो उतनी ही मजबूती से खरीदारी कर रहे हैं और बाजार को थामे हुए हैं। तो विदेशी पैसा बाहर जा रहा है और देसी पैसा उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब इस खींचतान का नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि बाजार रेंज बाउंड हो गया है। मतलब वो न तो साफ साफ ऊपर जा पा रहा है न ही नीचे। ऐसा लग रहा है जैसे एक दायरे में फंस गया है, जहां खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों एक दूसरे पर हावी नहीं हो पा रहे हैं। अगर हम टेक्निकल लेवल पर देखें तो कुछ नंबर्स बहुत जरूरी हो गए हैं। 24,200 से 24,250 का जो लेवल है वो एक छत की तरह बन गया है, जिससे बाजार तोड़ नहीं पा रहा। और नीचे की तरफ 23,700 से 23,650 का लेवल एक फर्श की तरह काम कर रहा है, जो उसे और गिरने से बचा रहा है। अगर ये फर्श टूट गया तो हमें बाजार में और गिरावट देखने को मिल सकती है। अब एक और मजेदार बात, ये जो बाजार है ना, ये पूरी तरह से एक जैसा नहीं है। ये असल में दो हिस्सों में बटा हुआ है। कुछ सेक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा दबाव में हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो काफी मजबूती दिखा रहे हैं। सबसे ज्यादा दबाव झेल रहा है IT सेक्टर। इसका इंडेक्स इस साल लगभग 20% गिर चुका है। अब कमाल की बात यह है कि कंपनियों के नतीजे अच्छे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके स्टॉक गिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्लाइंट्स अब धीरे धीरे खर्च कर रहे हैं, डील्स फाइनल होने में देर हो रही है और AI का भी एक डर बना हुआ है। जैसे इन्फोसिस ने प्रॉफिट तो अच्छा दिखाया, लेकिन भविष्य के लिए जो गाइडेंस थी वो कमजोर थी। और यहीं पर बाजार का सबसे बड़ा उसूल सामने आता है। बाजार आज को नहीं देखता, वो हमेशा भविष्य की कीमत लगाता है। अगर किसी कंपनी का आज का प्रॉफिट शानदार है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आने वाले कल में उसकी ग्रोथ धीमी हो जाएगी, तो उसका स्टॉक आज ही गिर सकता है। IT सेक्टर के साथ ठीक यही हो रहा है। लेकिन जहां IT जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ फार्मा सेक्टर में अच्छी खासी मजबूती है। इसकी वजह है इनका एक्सपोर्ट ड्रिवन बिजनेस मॉडल। जब रुपया कमजोर होता है तो इन्हें फायदा होता है, और वैसे भी दवाओं की मांग तो हमेशा बनी रहती है। इस सेक्टर में 10% से ज्यादा की ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। अब बात करते हैं बाजार के सबसे बड़े खिलाड़ी रिलायंस की। यहाँ पर तस्वीर थोड़ी मिली जुली है। देखिए, साल का पूरा प्रॉफिट तो रिकॉर्ड लेवल पर है, लेकिन आखिरी तिमाही का प्रॉफिट गिरा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका जो एनर्जी बिजनेस है वो थोड़ा कमजोर रहा। रिलायंस को असल में सहारा मिल रहा है अपने कंज्यूमर बिजनेस से, यानी जियो और रिटेल से, और भविष्य के लिए कंपनी ग्रीन एनर्जी पर बहुत बड़ा दांव लगा रही है।
इस बीच बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से भी कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं। आरबीएल बैंक का प्रॉफिट कई गुना बढ़ गया है और टाटा कैपिटल ने भी 34% की शानदार ग्रोथ दिखाई है। ये इस बात का संकेत है कि ये सेक्टर धीरे धीरे ही सही पर स्थिर हो रहा है। तो ग्लोबल फैक्टर्स, डोमेस्टिक खींचतान और सेक्टर्स की अलग अलग कहानी, इन सबको मिलाकर देखें तो आखिर मतलब क्या निकलता है। चलिए अब बाजार की साइकोलॉजी और आगे के रास्ते पर बात करते हैं। इस समय बाजार में डर, कंफ्यूजन और अनिश्चितता का माहौल है। ज्यादातर लोग घबराए हुए हैं। लेकिन कहते हैं ना कि अक्सर ऐसे ही माहौल में जो समझदार इन्वेस्टर्स होते हैं वो लंबी अवधि के लिए चुपचाप अपने मौके ढूंढते हैं। तो आगे क्या हो सकता है? मोटे तौर पर 3 सिनेरियो बन सकते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर ग्लोबल टेंशन बढ़ती है तो बाजार और नीचे जा सकता है। मिड टर्म में अगर हालात थोड़े स्थिर होते हैं तो हमें एक रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है। और लॉन्ग टर्म की बात करें तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अभी भी मजबूत है। तो कुल मिलाकर शायद इसे एक क्रैश कहना सही नहीं होगा। ये एक ट्रांजिशन फेज है, एक ऐसा दौर जहां कमजोर हाथ बाहर हो रहे हैं और मजबूत हाथ लंबी दौड़ के लिए अपनी पोजीशन बना रहे हैं। बाजार खुद को नई हकीकतों के हिसाब से एडजस्ट कर रहा है। और आखिर में बस एक बात याद रखिएगा, बाजार गिरता नहीं है, वो परखता है। वो इन्वेस्टर्स के भरोसे, उनके सब्र और उनकी समझदारी का इम्तिहान लेता है।